द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। पिछले पार्ट में हमने कुछ टर्म्स स्टडी किए थे, जैसे नेशनलिज्म क्या होता है, नेशन स्टेट क्या होता है। तो अब हम उसके आगे चलते हैं। एंड यू ऑलरेडी नो दैट इन 1789 वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टेड इन फ्रांस, so it had impacted the whole of Europe. The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. तो इस सेंटेंस से ये टॉपिक स्टार्ट होता है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो नेशनलिज्म मीन्स कि जब लोगों का इकट्ठा होकर अपने यहाँ का जो सिस्टम था, राजतंत्र यानी मोनार्की, उसको ख़त्म करने के लिए और फ्रांस को एक रिपब्लिक या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाने के लिए जो संघर्ष शुरू हुआ, तो उसे वहाँ पे नेशनलिज्म हम कहते हैं। तो किस तरह से लोग इकट्ठा होकर शासन के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, उसकी पहली अभिव्यक्ति मीन्स की फर्स्ट टाइम वर्ल्ड ने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। फ्रांस, एज यू रिमेंबर, आपको याद होगा, वॉज ए फुल फ्लेश्ड टेरिटोरियल स्टेट। तो फुल फ्लेश्ड टेरिटोरियल स्टेट का मतलब कि एक राज्य जिसकी अपनी भौगोलिक सीमाएँ थी, मीन्स ज्योग्राफिकल बाउंड्री थी, जैसे मैंने इंडिया का उदाहरण दिया था आपको पिछले पार्ट में। तो किंग और उसका किंगडम, ये है फुल फ्लेज्ड स्टेट यहाँ पे, और जहाँ पर एक एब्सोल्यूट मोनार्क शासन करता है, किंग लुइस 16, अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क, जो अभी मैंने आपको बताया, किंग लुइस 16। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। आपको मालूम है 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था, नेशनल असेंबली ने ड्राफ्ट किया था, और उसका परिणाम क्या हुआ कि जो सॉवरेंटी थी, मीन्स कि देश को चलाने की जो ताकत, जो अथॉरिटी होती है कि वो देश के अंदर और देश के बाहर के निर्णय ले सके, तो उस सुप्रीम अथॉरिटी मोनार्की से हटकर वो फ्रेंच सिटीजन्स में आ गई। जैसे इंडिया में इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया को सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित करता है, डिक्लेयर करता है, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन से जो गवर्नमेंट है वो अथॉरिटी ड्रॉ करती है, और भारत के ही जो सिटीजन्स हैं वो गवर्नमेंट को चुनते हैं। तो एक प्रकार से अथॉरिटी फाइनली रेस्ट्स विद द सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि यही सरकार बनाते हैं, यही सरकार बदलते हैं। लेकिन किंग लुइस 16 के समय में ऐसा नहीं था, राजा हेरिडेटरी होता था, जनता राजा को नहीं चुनती थी। लेकिन अब चेंज आ गई, अब सॉवरेंटी इनडायरेक्टली फ्रेंच सिटीजन्स के पास आ गई। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth, तो उस रेवोल्यूशन से जो निकल कर आया वो निकल के आया कि अब henceforth का मतलब अब से, द पीपल, जो लोग हैं, कंस्टिट्यूट द नेशन एंड द शेप इट्स डेस्टिनी। अब लोग ही राष्ट्र का निर्माण करेंगे, लोग ही राष्ट्र को शेप देंगे। और पहले क्या था कि किंग और उसका राज्य, तो सॉवरेंटी भी किंग के पास होती थी और उसका किंगडम ही राज्य कहलाता था। और अब चेंज आएगा, यदि नेशन होगा लेकिन वो नेशन वहाँ के लोगों से बनेगा। पहले ये चीज़ राजा से बनती थी। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरू से ही, द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस। तो वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, जो बदलाव लाना चाहते थे फ्रांस में, राजतंत्र को हटाना चाहते थे, वहाँ पर रिपब्लिक और डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना चाहते थे, उन लोगों ने कई कदम उठाए और अपने जीवन में कई ऐसी एक्टिविटीज़ को वो फॉलो करते थे, मीन्स प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, जिससे कि लोगों के बीच में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप हो सके। कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि इस तरह से यहाँ पे लोग हैं, अब ये लोग एक होंगे तो कहीं ना कहीं कोई एक आइडेंटिटी को लेके चलेंगे, तभी एक हो पाएंगे। जैसे हम किसी भी देश में रहें, कहीं भी जाएँ, अगर हम इंडिया से हैं और कोई एक और व्यक्ति मिलता है जो इंडिया से है, तो कम से कम हमारी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है कि वी आर इंडियंस। इसके अलावा भी हमारी आइडेंटिटीज़ नीचे बनती है कि हम दोनों सेम प्रांत के हो सकते हैं, सेम गांव के हो सकते हैं। तो इस तरह से आइडेंटिटीज़ छोटे से शुरुआत करती हैं और कोई बड़ी आइडेंटिटी ऐसी होती है जो बड़े लोगों को बड़े पैमाने पर, बड़े स्केल पर इकट्ठा करती है। तो इंडियन आइडेंटिटी इंडिया के 130-35 करोड़ लोगों को इकट्ठा कर देती है। तो लोग कैसे इकट्ठा होंगे, कौन सी आइडेंटिटी ऐसी हो कि उसको अगर वो प्रैक्टिस में लेके आए तो एक यूनिटी डेवलप हो। और नेशनलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान 1789 में सब लोगों ने इकट्ठा होकर संघर्ष किया था, द फ्रेंच पीपल। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है बोर्ड में, क्या कदम उठाए गए थे,
क्या करते थे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इस कलेक्टिव आइडेंटिटी को डेवलप करने के लिए। आइडियाज ऑफ ला पैट्री यानी कि द फादरलैंड, द सिटीजन, द सिटीजन, तो वो इन दो टर्म का बहुत यूज़ करते थे कि हम जैसे हम इंडिया में भारत माता का कंसेप्ट है हमारे यहाँ कि हम भारत माँ की संतान हैं, तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये कंसेप्ट हमें एक करता है अगर हम भारत के निवासी हैं। द सिटी और सिटीजन, तो भारत का हर नागरिक अगर इस टर्म को यूज़ किया जाए तो निश्चित है कि एक महसूस करेगा। तो हम फ्रांस के नागरिक हैं, हमारी फादरलैंड एक है और हम सब नागरिक एक ही देश के हैं। इस तरह की भावना लोगों को करती है। एम्फेसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी, इससे कम्युनिटी को यूनाइट करने में मदद मिलती थी। एंजॉइंग इक्वल राइट्स, अब चूँकि हम एक ही देश के निवासी हैं और एक ही देश के नागरिक हैं तो हमारी इक्वल राइट्स होने चाहिए और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से इक्वल राइट्स होने चाहिए, राजा के कहने पर नहीं। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, एक नया फ्रेंच फ्लैग तैयार किया गया, ट्राई कलर तिरंगा, और चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टेटस, पहले राज घराने का जो तिरंगा था उसे हटा दिया गया, उस चीज़ के ट्राई कलर यूज़ किया गया। द स्टेट्स जनरल वाज इलेक्टेड, स्टेट्स जनरल का चुनाव हुआ बाय बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। अब आपको मालूम होगा एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स कौन से थे, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। जो लोग टैक्स देते थे वो एक्टिव सिटीजन्स थे, वीमेन इसमें थी ही नहीं, और उसे फिर नेशनल असेंबली नाम दिया गया। न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, नए गीत लिखे गए, नए भजन लिखे गए, नए स्तुति गान लिखे गए। मीन्स देश के नाम पर जो भी हम रचना करते हैं, लिखते हैं, गीत वगैरह, वो हिम्स में आ जाएगा। तो इससे देशभक्ति जागृत करने में मदद मिली। वर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन, लोगों ने कस्में खाई, शपथ ली। मार्टर्स कमेमोरेटेड, जो बलिदान हो गए हमारे देश के लिए, जब उनका नाम लेते हैं, जब उनकी हम बरसी मनाते हैं, जयंती मनाते हैं। कमेमोरेट का मतलब ये होता है कि उनके नाम पर आयोजन करना, मनाना। तो जब उनकी शहादत हम मनाते हैं तो हमारे देश के लिए हमारे मन में एक अलग सी प्रेरणा जाग जाती है। जो इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे होता है हमारा 26 जनवरी, तो इंडिया में हम इस चीज़ को महसूस करते हैं और आप देखते हैं कि जो गीत हैं बजने लगते हैं देशभक्ति से, ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। और ये सब किया गया नेशन के नाम पर। अब देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, टू यूनाइट द पीपल सो दैट अगर कोई स्ट्रगल हो तो सब लोग इकट्ठा संघर्ष करें। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को हम कहते हैं कि एक जगह से जहाँ शासन चलता है उसे हम सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कहते हैं। वैसे जो किंग हुआ करते थे और जो उनका किंगडम होता था वो भी सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का ही उदाहरण है। वाज पुट इन प्लेस, इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए जो सब पे लागू होंगे। ऑल सिटीजन्स विद इन इट्स टेरिटरी, तो जहाँ तक गवर्नमेंट की टेरिटरी पर शासन है तो वहाँ पर रहने वाले जो भी नागरिक हैं उनके ऊपर एक जैसे कानून लागू। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़, जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ थी, हम इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी आएगा तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड, तो जो भी देनदारियाँ होती हैं, मतलब जो हमें देना है किसी दूसरे को, हमारे ड्यूज होते हैं। आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपकी फीस अगर पेंडिंग है तो एक प्रकार से ड्यूज एबॉलिश्ड को ख़त्म किया गया। एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर वाज अडॉप्टेड, और इसके अलावा यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर। अभी आप इंडिया में रहते हो तो अगर 1 किलो का बाट है, 2 किलो का बाट है, या 100 ग्राम सामान लेते हो, 500 ग्राम सामान लेते हो, तो जो उसकी तौल होती है वो वेट्स एंड मेजर में है। अब पूरे भारत में एक जैसा वेट एंड मेजर सिस्टम काम करता है, तो वो चीज़ यहाँ लागू की गई। देखिए यूनिफॉर्म बात इकट्ठा बार बार आ रहा है, तो आप स्कूल में जाते हो तो आपकी यूनिफॉर्म सेम रहती है। अगर हम यूनिफॉर्म डिफरेंट कर देंगे तो ज़रा सोचिए आप कितना डिफरेंस नज़र आना शुरू हो जाएगा। और अगर यूनिफॉर्म हम सेम रखेंगे तो कितना यूनिटी, कितनी एकता और एक रूपता नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो लोगों को एक करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई कि यूनिफॉर्म लॉज, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर, सिटीजन, फादरलैंड, वन ट्राई कलर एटसेट्रा। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड, तो जो क्षेत्रीय बोलियाँ थी, अब हिंदुस्तान में तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, पंजाबी है, बंगाली है, तमिल है, तेलुगु है, यानी कितनी क्षेत्रीय बोलियाँ हमारे यहाँ। इसके अलावा ये तो खैर शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है, लेकिन थोड़ी बोलियों का रूप बदलता है, तो उन्हें रीजनल डायलेक्ट्स कहा जाता है। तो उनको डिस्करेज किया, नहीं उसे नहीं, फ्रेंच बोलो। जैसे हमारे यहाँ अभी कोई भी नेशनल लैंग्वेज है, अगर हम कोई नेशनल लैंग्वेज बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हिंदी को बनाते हैं, तो दक्षिण के राज्य लड़ाई करना शुरू कर देते हैं कि नहीं हम हिंदी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो देखिए देश टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। इसलिए हमारे नेशनल लैंग्वेज नहीं है, तो लैंग्वेज भी लोगों को बाइंड करने का काम करती है, लैंग्वेज भी लोगों के अंदर यूनिटी डेवलप करती है। तो ये बोला गया कि सब फ्रेंच बोलो, जब फ्रेंच बोलोगे तो फ्रेंच भाषी हो जाओगे,
एक यूनिफॉर्म लैंग्वेज यूज होगी एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में बोली जाती थी। बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। तो जो राष्ट्र के लोग थे इसे कॉमन लैंग्वेज के तौर पर प्रयोग करते थे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारी जो नोट सीरीज़ है वीडियोस की, तो उसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो खाली चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज है कि चैप्टर को एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं। और नोट सीरीज़ की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं तो यहाँ पे जो आई बटन होता है उसे आप क्लिक करोगे तो भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सारी वीडियोस की। यहाँ पे एक फिगर है, हम देख लेते हैं। ये द कवर ऑफ जर्मन एल्मेनेक डिज़ाइन बाय द जर्नलिस्ट एड्रियास रैबमैन इन 1798। तो ये 1798 में बनाई गई थी। देखिए, द इमेज ऑफ द फ्रेंच बेस्टिल बीइंग स्टॉर्म्ड बाय द रिवोल्यूशनरी क्राउड हैज़ बीन प्लेस्ड नेक्स्ट टू ए सिमिलर फोर्ट्रेस। तो देखिए यहाँ पर ये बेस्टिल को स्टॉर्म करने की एक इमेज है और बगल में एक इमेज और है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये है जर्मनी मेंट टू रिप्रेजेंट द बेशन ऑफ डेस्पोटिक रूल ऑफ द जर्मन प्रोविंस कैसल। तो जर्मन प्रांत में कैसल नाम की जो जगह है ये उसको रिप्रेजेंट करती है, और ये शो कर रही है कि जैसे इन्होंने अपने स्ट्रगल से अपनी आज़ादी हासिल की थी तो यहाँ के लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी अभी डेस्पोटिक रूल चल रहा है। Accompanying the illustration is the slogan। और नीचे एक स्लोगन लिखा हुआ है, द पीपल मस्ट सीज। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, द पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम। लोगों को खुद अपनी आज़ादी हासिल करनी पड़ेगी, अपनी मुट्ठी में आज़ादी लेने के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। रैबमैन लिव्ड इन द सिटी ऑफ मेंज। तो मेंज जर्मनी में है, वहाँ वो रहते थे और एक जैकोबिन ग्रुप के मेंबर थे। आगे चलते हैं। The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the peoples of Europe। अब देखिए, अपने यहाँ जब उन्होंने नेशनलिज्म की धार को तेज किया और क्रांति की, तो आगे वो अब यूरोप में बढ़ना चाहते हैं। अब उन्होंने क्रांतिकारियों ने घोषणा की कि उनका मिशन ये है कि जो यूरोप के और नेशंस पीपल्स ऑफ यूरोप, उनको भी मुक्त कराना, उनको लिबरेट करना, वहाँ के किंगडम से, वहाँ से मोनार्की से उनको मुक्त करना, उनको फ्री करना, ये भी हमारा काम है, ये भी हमारा मिशन है। और ये फ्रेंच लोगों की डेस्टिनी है कि वो जाएं, उनको मुक्त करें फ्रॉम डेस्पोटिज्म, निरंकुश शासन से मुक्त करें। निरंकुश शासन राजा का होता था। इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल्स ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन। और जब हमने फ्री करेंगे तो वो राष्ट्र बन जाएंगे, और राष्ट्र लोगों से बनता है जहाँ पे लोगों की सरकार होती है। When the news of the events in France reached the different cities of Europe। और जब धीरे धीरे जो फ्रांस की इवेंट्स की खबरें जब और शहरों में पहुँचती थी, यूरोप की और शहरों में, कि देखो फ्रांस में क्रांति हो रही है, फ्रांस में लोग संघर्ष कर रहे हैं, मोनार्की वहाँ गिरा दी, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, तो उनका बड़ा असर होता था। स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेज बिगेन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स। आपको मालूम है कि जैकोबिन क्लब्स में जो चर्चाएं करते थे लोग, क्रांतिकारी इकट्ठा हुआ करते थे, आगे के स्टेप्स की बात करते थे। तो स्टूडेंट्स और जो अदर मेंबर्स थे एजुकेटेड फ्रेटर्निटी के मिडिल क्लास के, वो लोगों ने जैकोबिन क्लब स्टैब्लिश किए और फ्रांस की घटनाओं से बड़े प्रभावित थे। देयर एक्टिविटीज़ एंड कंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मी। अच्छा, आपने नेपोलियन का नाम सुना होगा। नेपोलियन जो जनरल था और अलग देशों में भी जाके वो फ्रांस का झंडा गाड़ा करता था, मतलब जीत कर वहाँ पे फ्रांस की टेरिटरी को बढ़ा दिया करता था। तो प्रिपेयर द वे फॉर द फ्रेंच आर्मी। तो जब फ्रेंच आर्मी जब वहाँ पे प्रवेश करती थी और इलाकों में, जैसे वो मूव कर गई हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में और इटली के अधिकतर भाग पे, तो नेपोलियन ने कब्जा किया था 1789 में तो क्रांति हुई थी। और 1790s में तब तक ये ताज़ा मामला था। तो जब और क्षेत्रों में जो फ्रांस की आर्मी जाती थी तो लोग उसका स्वागत करते थे, मतलब उन्हें लगता था कि अब हमारे यहाँ भी कुछ चेंज आएगा। With the outbreak of the revolutionary wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad। तो revolutionary wars जब शुरू हुए फ्रांस में, क्योंकि 1789 से तो शुरुआत हुई थी और ये लगभग नेपोलियन के 1804 में गद्दी पर बैठने तक जारी रहा, या हम कह सकते हैं कि 1990 तक तो कम से कम चला ही। तो इनके साथ साथ जो नेशनलिज्म की भावना है वो दूसरे इलाकों में भी पहुंची, दूसरे क्षेत्रों में भी पहुंची यूरोप के। एक प्रकार से देखिए यूरोप के अदर पार्ट्स किस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं फ्रांसी घटनाओं से, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये मैप है, इस मैप को हम स्टडी करेंगे बाद में, क्योंकि ये वियन्ना की संधि के बाद का मैप है। विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी। देखिए वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी का मतलब जहाँ जहाँ तक जो टेरिटरी फैली हुई थी, दैट केम अंडर हिज कंट्रोल, मतलब नेपोलियन के कंट्रोल में आई। सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द रिफॉर्म्स। तो उन्होंने काफ़ी रिफॉर्म्स वहाँ पर इंट्रोड्यूस किए, मतलब जहाँ पर
नेपोलियन का शासन था जहाँ से दूर तक, दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। तो फ्रांस में चूँकि वो तो फ्रांस का एम्परर 1804 में बन ही गया था, तो जो भी उसने सुधार फ्रांस में लागू किए थे वो अपने उन टेरिटरीज में भी लागू किए जहाँ पर उसका शासन था। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की को वापस लाकर नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। तो नेपोलियन ने कोई शक नहीं कि उन्होंने डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया था फ्रांस में। देखिए 1789 में क्रांति हुई, मोनार्की को ख़त्म किया गया, राजा को वहाँ से हटाया गया, बाद में राजा रानी दोनों मार भी दिया गया, मतलब एक्सिक्यूट किया गया, तो हटा दिया गया। लेकिन नेपोलियन ने बाद में वापस 1799 से शुरुआत की और फिर 1804 में अपने आप को एम्परर घोषित करा दिया। एम्परर क्या होता है? राजा ही होता है। तो मोनार्की फिर वापस आ गई यहाँ पे। अब बीच में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक गवर्नमेंट्स फॉर्म होती रही और 1789 क्रांति का मतलब और मकसद यही था कि वी डोंट नीड मोनार्की, या हमें कॉन्स्टिट्यूशन का शासन चाहिए। तो वो सब तो फेल हो गया यहाँ पे। लेकिन नेपोलियन ने इतने सुधार कर दिए थे, नेपोलियन इतना पॉपुलर था लोगों के बीच में कि उसे स्वीकार करने के लिए जनता तैयार थी। और 1804 में जब वो एम्परर बना तो ऐसे नहीं बन गया, उसने जनमत कराया। जनता के बीच में सवाल पूछे गए कि क्या आप नेपोलियन को अपने देश का एम्परर चाहते हैं, और 35 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने समर्थन किया और जिन लोगों ने विरोध किया उनकी संख्या 7 और 8 हज़ार के बीच में थी। यू कैन इमेजिन द पॉपुलैरिटी ऑफ नेपोलियन। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स। लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में उसने बहुत ही क्रांतिकारी सिद्धांत और कदम लागू किए इम्प्रूव करने के लिए। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, स्टेटमेंट पूरा का पूरा दे दिया जाता है कि नेपोलियन हैड डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी बट ही ब्रॉट आउट वेरी रिवोल्यूशनरी चेंजेज इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स एंड अदर इकोनॉमिक फील्ड्स। तो इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। नोट सीरीज में आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल, तो पूरा का पूरा सिस्टम और कितने अच्छे ढंग से काम कर सकता है, कितना रैशनल हो सकता है, कि मतलब कितना हम रीजनेबल उसे बना सकते हैं। तो ये कोशिश है फ्रांस के सम्राट नेपोलियन ने। तो कुछ यहाँ पे दिया भी गया है, जैसे सिविल कोड, बहुत बड़ी देन थी नेपोलियन की। नेपोलियन कहता भी था कि मैं शायद इसलिए याद ना किया जाऊँ कि मैंने लगभग 40 वॉर जीते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे उन्हें याद आएगी कि वाटरलू में और लेक्सिंगटन में हार गया था, तो ये मेरी जीत पे पानी फिर जाएगा। लेकिन कोई ये नहीं भूलेगा कि मैंने एक सिविल कोड लागू किया था फ्रांस में। तो काफ़ी हद तक प्रयास के बाद नेपोलियन खुद इस पर नज़र रखता था कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लागू किया जाए, मतलब आम जनता के लिए ये कोड जिसको सबको फॉलो करना है। यूजुअली नोन एज नेपोलियनिक कोड, इसे नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस, डिड अवे का मतलब होता है खत्म कर देना। जितने प्रिविलेजेस थे जो आपने 3 स्टेट्स के प्रिविलेजेस पढ़े थे, तो जो बर्थ पे आधारित थे उन्हें ख़त्म कर दिया। तो जैसे देखिए यहाँ पे मैं अगर कुछ सेट कर दूँ कि बीच में ये जो 1789 क्रांति का जो मकसद था, तो उसे तो एम्परर बन के फेल कर दिया उसने, लेकिन ये प्रिविलेज ख़त्म करना चाहते थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म चाहते थे, तो इस एम्परर ने किया वो सब, इसलिए पब्लिक समर्थन कर दिया। इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर होंगे, ये सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। अब वो बहुत डिटेल हो जाएगी तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, वीडियो लेंथी हो जाएगा। सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी मतलब ये है कि जिसके पास ज़मीन है, धन है, संपदा है, तो उन्हें वो रखने का अधिकार है। तो इसमें एक प्रकार से उन्हें जो लैंडलॉर्ड्स थे और जो अरिस्टोक्रेसी थी, उन सबको आश्वासन दिया कि नहीं, आप अपनी ज़मीन को रख सकते हैं। चर्च से भी उन्होंने अच्छे संबंध स्थापित किए, मतलब कैसे पीस इस्टेब्लिश की जा सकती है फ्रांस में, वो कोशिशें नेपोलियन की। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। तो फ्रांस का जहाँ तक शासन था, जैसे इटली पर फ्रांस का शासन था, जर्मनी अधिकतर क्षेत्रों पर था, तो उन क्षेत्रों में भी इसे एक्सपोर्ट किया गया, मीन्स लागू किया गया। इन द डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, तो उनके शासन को दुरुस्त किया। एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, जिसके बारे में पिछली बार आपको बताया था कि जो बड़े बड़े जागीरदार हुआ करते थे, उनकी जागीरें होती थी, ज़मीनें होती थी, और उन ज़मीनों पे बहुत से किसान काम करते थे। तो मान लीजिए कि ये एक प्रकार से बहुत बड़ी हवेली है और हवेली के आसपास बहुत सी ज़मीन है, ये पूरा मैनर कहलाता था, और इस मैनर पर बहुत ज़्यादा किसान काम करते थे, इसमें वो रहता भी था ज़मींदार। ये पूरा फ्यूडल सिस्टम था, इसको ख़त्म किया। एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्वडम, देखिए इसे कृषि दासत्व कहा जाता है। ऐसे किसान जो दास के रूप में रह जाते थे, यानी कि उनकी आगे की पीढ़ियाँ भी मजबूर होती थी कि वो इसी मैनर पर काम करें, तो उन्हें हम सर्फ्स कहते थे। और वो किसान जो फ्री हैं, उनकी खुद की ज़मीन है या उन्होंने किसी की दूसरे की ज़मीन लेके उस पर खेती कर रहे हैं, तो वो सर्फ नहीं कहते।
तो जो मेमोरियल ड्यूज थे, मतलब जो जागीरदार के प्रति जो देनदारी थी इनकी किसानों की, उसे ख़त्म कर दिया। तो जब उसे ख़त्म कर दिया तो सरदम भी ख़त्म हो गया। मान लीजिए किसी किसान ने कभी ज़मींदार से कुछ पैसा उधार लिया, उसके बाद वो चुका नहीं पाया, तो मजबूरी में वो उसको चुकाने के बदले में अपना श्रम देगा, अपना लेबर देगा, काम करेगा उसके खेत पर, और जब तक चुक नहीं जाएगा वो दास की तरह उसके यहाँ लगा रहेगा। तो उसका बेटा, तो उसका बेटा, इस तरह से सर्वडम क्रिएट। तो जब वो जो देनदारी थी, मतलब जो देना था फीडर लॉर्ड को, जब उसे ख़त्म कर दिया तो सर्वडम भी खत्म हो गया। इन द टाउन्स टू, मतलब शहरों में भी, कस्बों में भी गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस फॉर रिमूव, जो गिल्ड फॉर रिस्ट्रिक्शंस थे वो ख़त्म कर दिए गए। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। पीजेंट्स, आर्टिजन्स, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेस। देखिए पहले मैं गिल्ड बता दूँ। गिल्ड एक प्रकार से एसोसिएशन ऑफ डिफरेंट आर्टिजन्स, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स। एसोसिएशन मतलब संगठन, तो एक प्रकार से इनके संगठन थे और इसमें प्रवेश बहुत आसानी से नहीं मिलता था। एक संगठन का मेंबर होने के नाते बहुत सी सुविधाएं भी मिलती थी, उसकी अच्छे बुरे समय में लोग साथ देते थे। तो उस गिल्ड में अगर कोई दूसरा व्यापारी शामिल होना चाहता है, उनके इलाके में व्यापार करना चाहता है, तो बहुत आसान नहीं है। आखिर आप फल खरीदने जाते हो या मार्केट में जाते हो तो आपको लगभग सेम प्राइस की चीज़ें मिलती है। तो कारण क्या? सब लोगों में तय होता है कि देखो इसे इसी भाव बेचना। अब पता चला कि 10 रुपये किलो की जगह किसी ने 2 रुपये किलो बेचना शुरू कर दिया। ये सब झपट के कहेंगे तो हमारी मार्केट ख़राब करना चाहते हो, भगा देंगे उसको। तो इस प्रकार से एसोसिएशन हुआ करते थे, और किसी भी नए व्यापारी को व्यापार शुरू करना हो, कोई पेशा शुरू करना हो किसी आर्टिजन को, तो इस गिल्ड का मेंबर बनना पड़ता था। तो वो रोक हटाई उन्होंने, और पीजेंट्स, आर्टिजन्स, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेस। देखिए किसान हो गए जो कुछ ना कुछ अपने हाथ की कलाकारी से चीज़ों का निर्माण करते थे, जो वर्कर्स थे, कामगार थे, काम करके पैसा कमाते थे, और जो बिजनेसमैन थे। इंजॉयड न्यू फॉर्म फ्रीडम। अब उन्हें नई नई आज़ादी मिली थी क्योंकि नेपोलियनिक कोड लागू हुआ था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए थे। ये सारे पॉइंट्स आपको नोट सीरीज़ में मिल जाएंगे। आप एक बार चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर आप उस सीरीज़ को देखेंगे तो आपको समझ आएगा। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स। तो जो बिजनेसमैन थे और जो छोटे पैमाने पे मतलब चीज़ों का निर्माण करते थे, उत्पादन करते थे, पार्टिकुलर बिगेन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज। तो उन्हें महसूस हुआ कि यूनिफॉर्म लॉज कितने इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्डाइज रेट्स एंड मेजर, नाप तौल की एक जैसी व्यवस्था कर दी गई है पूरे देश में। एंड कॉमन नेशनल करेंसी। अब करेंसी भी एक है। अब इंडिया में रहते हो तो जो करेंसी आप यूज़ करते हो वही करेंसी कन्याकुमारी में भी, वही करेंसी जम्मू कश्मीर में भी चलती है, वही करेंसी हिमाचल प्रदेश में चलती है, वही गुजरात में चलती है, वही 100 रुपये का नोट, वही 200 रुपये का नोट। लेकिन अब आप चले जाओगे अमेरिका में नहीं चलेगा, पाकिस्तान में नहीं चलेगा। तो देश की करेंसी होती है और करेंसी यूनिफॉर्म होती है, तो नेशनल करेंसी हम उसे कहते हैं। वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट। देखिए किसी चीज़ को बढ़ावा देना उसे हम कहते हैं फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। तो सामान का यहाँ से वहाँ जाना, कैपिटल मीन्स जो पैसा पूंजी, उसका यहाँ वहाँ आना जाना, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कितना आसान हो जाएगा अगर यूनिफॉर्मिटी हो। और पता चला कि अलग अलग जगह पे अलग अलग लॉज हैं, तो यहाँ से आप यहाँ पहुँचे तो यहाँ के कानून के हिसाब से चेंज लाइए, यहाँ से आप यहाँ पहुँचे तो फिर यहाँ कानून के हिसाब से चेंज लेके आइए, तो प्रॉब्लम। अभी आपको बांग्लादेश या पाकिस्तान में जाना है तो प्रॉब्लम है क्योंकि बॉर्डर से वहाँ, लेकिन नेपाल में जाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये होता है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स, लोग आएँ जाएँ, कोई रोक टोक ना। तो इंडिया में तो हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी देता है, फंडामेंटल राइट्स है हमारा कि मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ इंडिया टू अनदर कॉर्नर। और हम वहाँ पे जाके कोई भी पेशा स्टार्ट कर सकते हैं, कोई धंधा स्टार्ट कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है नेपोलियन ने सुधार किए थे, फेमस था। लेकिन अब हम रिएक्शन, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द रिएक्शन टू द नेपोलियन, उसका उत्तर आपको इस पैराग्राफ में मिलेगा। हाउएवर इन द एरियाज कंकर्ड, जहाँ जहाँ उन्होंने एरिया से जीता था फ्रांस ने, नेपोलियन के नेतृत्व में, द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पीपल टू फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड इनिशियली, मतलब शुरू में इन मैनी प्लेसेस, कई जगहों पे सच एज हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, एज वेल एज इन सर्टेन सिटीज लाइक ब्रसेल्स। इसकी राजधानी ब्रसेल्स है। पहला चैप्टर है सोशल साइंस में, पावर शेयरिंग पे। बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल्स। मेंज, मिलान, वार्सो हॉलैंड में है, जर्मनी में है। फ्रेंच आर्मी जो वेलकम, यहाँ पे इनका स्वागत। हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, देखिए जो कोई दूत हो अच्छी खबर लाने वाला तो वो हार्बिंगर कहलाएगा। बट द इनिशियल इंथुजियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी, लेकिन जो शुरू में जितना उत्साह था, अरे फ्रांस लोग आ रहे हैं, हमारे यहाँ भी अब चेंज देखने को मिलेगा, हमारे यहाँ भी रिफॉर्म्स होंगे, लेकिन ये धीरे धीरे ये उत्साह कम होता चला गया। लोग अब थोड़ा सा हॉस्टाइल होने लगे।
मतलब फ्रेंच सेनाओं को, उनके सैनिकों को अपना दुश्मन समझने लगे। उसके भी कारण आपको बताने होते हैं क्वेश्चन में। इट बिकेम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स, ये लगा कि जो नया शासन जो व्यवस्था नेपोलियनिक कोड के जरिए लागू हुई है, डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विथ पॉलिटिकल फ्रीडम। तो एक तरफ पॉलिटिकल फ्रीडम, एक तरफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लागू हुआ था, मतलब प्रशासन कैसे अच्छे ढंग से चल सकता है, क्योंकि कहने के लिए तो एम्परर नेपोलियन था और उसने जगह जगह पे एक अपने परिवार वालों को या किसी को राजा बना दिया करता था वो किंग जरूर होता था, लेकिन उस तरह का नहीं था जैसे एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की हम कहते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अच्छा चलाने की कोशिश की जाती थी और कुछ पॉलिटिकल फ्रीडम, तो दोनों में तालमेल नहीं बैठा था, वो हैंड इन हैंड। तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि एक तरफ से टैक्सेशन बढ़ा दिया जा रहा है, सेंसरशिप। नेपोलियन के समय में हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं थी, तो सेंसरशिप थी, फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन, ज़बरदस्ती आर्मी में लोगों को भर्ती कर लिया जाता था, इसे कहा जाता है फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी रिक्वायर्ड टू कंकर द रेस्ट ऑफ यूरोप। क्योंकि नेपोलियन का तो सपना था ना कि पूरे यूरोप में, तो वो इन क्षेत्रों से भी सैनिक लिया करता था, अपनी सेना में भर्ती करता था और टैक्सेस बढ़ाई उनसे, जिससे कि सरकार आय और लोगों को उतनी बोलने की आज़ादी नहीं थी। उनको ऐसा लगता था ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेजेस। तो आउटवे का मतलब होता है कि भारी पड़, एडवांटेजेस मतलब फायदे, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस मतलब प्रशासनिक सुधार। तो एक तरफ जो प्रशासनिक सुधार थी जिसका जिक्र हमने यहाँ पर किया, इतना सारा कुछ, तो उसकी वजह से लोग खुश तो थे, लेकिन सेंसरशिप है या फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन है आर्मी में या टैक्सेशन है, तो इससे नाराज़ भी थे। तो इन 3-4 चीज़ों की वजह से जो पॉलिटिकल फ्रीडम उन्हें मिली थी, उस पर ये जो मुसीबतें थी भारी पड़ गई। जैसे किसी ने एक शतक बनाया और दूसरे ने उसी मैच में दोहरा शतक बनाया, तो जब तक इसका शतक बना हुआ था बड़ी वाहवाही हो रही थी, जब 200 बनाए इसने तब इसकी वाहवाही शुरू हो गई। तो दिस सेंचुरी, डबल सेंचुरी आउटवेड दिस सेंचुरी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा, कुछ हम इमेजेस को देख लेते हैं। द कुरियर ऑफ राइनलैंड लूजेस ऑल दैट ही हैज ऑन हिज वे होम फ्रॉम लेप्जिग। ये नेपोलियन है, इसको कुरियर दिखा है, अब ये भाग रहा है, जा रहा है, और साथ में देखिए शेड हो रहा है, ये चीज़ें गिरती चली जा रही है, इनमें नेम लिखे हुए हैं। तो जो भी टेरिटरीज नेपोलियन ने अपने समय में जीती थी, यानी इसके बैग में भरी थी, सब उससे एक एक करके निकल गई, क्योंकि 1813 में लेप्जिग की लड़ाई में हार गया था नेपोलियन। जब हार गया तो अब उसका बुरा दौर शुरू हुआ, उससे जो टेरिटरीज थी उससे 1815 की संधि में वापस ले ली गई, जो हम आगे पढ़ेंगे, ट्रीटी ऑफ वियना। यही लिखा है यहाँ पे कि पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में दिखाया गया कि वे बैक टू फ्रांस, वो फ्रांस वापस लौट रहा है, एंड ही लॉस्ट द बैटल ऑफ लेप्जिग 1813 एंड ईच लेटर ड्रॉपिंग आउट ऑफ हिज बैग द नेम ऑफ द टेरिटरीज ही लॉस्ट। हर एक लेटर में उस टेरिटरी का नाम जो कभी उसने जीते, सब इतिहास हमें यही सिखाता है। और एक शेर है जो पूरी तरह मुझे याद नहीं, लेकिन मैं बोल देता हूँ, जमाने में देखे जवां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। इतने वीर बलवान अपने आप को समझने वाले लोग हुए, लेकिन अंत उनका उसी तरह वजह से आम आदमी को दुनिया छोड़कर जानी पड़ती है। और आप इसमें उदाहरण ले सकते हैं, फ्रांस के राजा रानी दोनों को एक्सिक्यूट कर दिया गया था, मौत की घाट उतार दिया गया था। इसी प्रकार से रशिया के 4 खुले, तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ पर कभी पूरे एक देश का मालिक अंत में आम लोगों के हाथों मार दिया। तो इस तरह से एक और इमेज है, वो भी देख लेते हैं। ये है तो जब फ्रेंच आर्मी प्रवेश करती थी तो उससे रिलेटेड द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन ज़ेब्रुकेन, जर्मनी। तो जर्मनी में एक प्लेस है। द सब्जेक्ट ऑफ दिस कलर पेंट बाय द जर्मन पेंटर कार्ल कैस्पर फ्रिज, इनके द्वारा बनाई गई पेंट है। द ऑक्यूपेशन ऑफ द टाउन ऑफ ज़ेब्रुकेन, तो ज़ेब्रुकेन टाउन में जब पहुंचती है फ्रेंच आर्मी, तो क्या होता है, फ्रेंच सोल्जर्स रिकॉग्नाइज बाय देयर ब्लू। तो जो ब्लू ड्रेस में आपको नज़र आ रहे हैं फ्रेंच सोल्जर्स हैं। अच्छा, हमने शुरू में क्या पढ़ा था कि इनकी थोड़ी आवभगत होती थी, वेलकम किया जाता था। अब हमारे यहाँ भी चेंजेस आएंगे, रेगुलेशन भी चेंजेस होंगे, तो वो धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा उत्साह। वाइट एंड रेड यूनिफॉर्म, वाइट एंड रेड यूनिफॉर्म हैव बीन पोर्ट्रेट एज द ऑपरेसर्स। तो इस प्रिंट में दिखाया गया कि लोग ऑपरेसर हैं, मतलब दूसरों को सताने वाले। एज ए सीज ए पेमेंट पीजेंट्स कार्ड, देखिए एक ये कार्ड है, देखो इसको छीन ले रहे हैं लोग, ये देखिए छीन। और हैरास समझे और कुछ महिलाओं को तंग कर रहे हैं, जैसे देखिए महिलाएं ये तंग कर रहा है। सेंटर फॉर ग्राउंडिंग सामने एंड फोर्स द पीजेंट डाउन टू हिज नीज। और देखिए एक को उसने जो है घुटनों के बल झुकाया हुआ है, यहाँ पे देखिए तंग कर रहा है, और यहाँ पे देखिए और
द प्लिक बीइंग अफिक्स्ड, ऊपर जो ये पट्टी लगाई जा रही है प्लिक बीइंग अफिक्स्ड टू द ट्री ऑफ लिबर्टी, और ये ट्री ऑफ लिबर्टी है, मतलब हम आकर आपको मुक्ति दिला रहे हैं। तो ट्री ऑफ लिबर्टी कैरीज अ जर्मन इंस्क्रिप्शन, उस पर एक लिखा हुआ है जर्मन भाषा में, विच इन ट्रांसलेशन रीड्स, अगर हम उसका ट्रांसलेशन करें इंग्लिश में तो टेक फ्रीडम एंड इक्वलिटी फ्रॉम अस, हमसे हमारी आज़ादी ले लो, हमसे हमारी समानता ले लो, द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी, क्योंकि मानवता के लिए दोनों जरूरी होती हैं, हमसे ले लो, दिस इज अ सार्केस्टिक रेफरेंस, तो इतना लिखा हुआ है उसके अंदर। तो अब इस पट्टी का मतलब क्या है, ये फ्रेंच के लोग लगा रहे हैं, तो यहाँ पर तो लिखा होना चाहिए था इनके फेवर में, लेकिन इनके अगेंस्ट लिखा हुआ है क्योंकि पेंटर ने लिखा है। ये यहाँ पर आकर कर क्या रहे हैं, ये कोई फ्रीडम और इक्वलिटी प्रदान नहीं कर रहे हैं बल्कि ले रहे हैं। दिस इज अ सार्केस्टिक रेफरेंस, ये एक प्रकार से व्यंग्य है टू द क्लेम ऑफ द फ्रेंच। तो फ्रेंच लोग अपने आप को दावा करते थे ना कि हम लोग तो लिबरेटर्स हैं, जो मोनार्की का विरोध करते थे। तो जिस टेरिटरीज में वो प्रवेश करते थे वहाँ पर लिबरेटर की बजाय बल्कि लोगों को परेशान करने लगे ये जो फ्रेंच आर्मीज के लोग। इस प्रकार से और तो कोई बची नहीं है, हमने सारी स्टडी कर ली है, मैं पढ़ेंगे। इस प्रकार से ये टॉपिक भी पूरा होता है। तो इस पार्ट में खत्म करते हैं, और जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस के लिए हम आपको देना चाहते हैं वो अब हम स्क्रीन पर ना देकर हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में देंगे, जिससे कि हम उसे बराबर अपडेट कर सकें, क्योंकि स्क्रीन पर एक बार दे दिया गया तो फिर वो वीडियो हमेशा के लिए हो जाता है जब तक कि नया वीडियो न बनाया जाए। सो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करिए और वहाँ आपको एकदम अपडेटेड कंप्लीट लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ आपको रिवीजन के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल।